हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम आपके लिए एक डार्क फैंटेसी मूवी लाए हैं, द स्पेशल। ये मूवी थोड़ी सी क्रीपी है और क्लाइमैक्स काफी डिस्टर्बिंग है, तो कमजोर दिल वाले इसे अभी स्किप कर सकते हैं और बाकी लोग अपनी आंखें खुली रखें और मूवी में कोई भी पार्ट मिस ना करें। मूवी स्टार्ट होती है जहां हम एक आदमी को वुडन वर्क करते हुए देखते हैं, जो अपने सदे हुए हाथों से काफी फिनिशिंग के साथ एक बॉक्स बना रहा है। वो बॉक्स में एक प्रिसाइज होल बनाकर पेंट के साथ फाइनल टच देता है। दूसरी तरफ हम एक बार में जेरी को अपने दोस्त माइक के साथ देखते हैं। जेरी को अपनी वाइफ लीजा पर डाउट है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जेरी माइक से कहता है कि मैं उसे माफ करके एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। इस पर माइक कहता है कि माफ कर देने से तुम्हारा दर्द कम नहीं हो जाएगा। वो चीट कर रही है, तू क्यों शरीफ बना बैठा है? मैं एक सीक्रेट जगह जानता हूँ, द स्पेशल वन, जहाँ प्लेजर से बढ़कर तुझे कुछ मिलेगा। पहले जेरी मना करता है, फिर वो सोचता है कि एक रात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। माइक जेरी को अपने साथ लेकर जाता है और उसे अपना फेस कवर करने को कहता है, ताकि जेरी को पता ना चल सके कि वो कहाँ गया था, क्योंकि जहाँ ये जा रहा है वो एक सीक्रेट ब्रोथेल है जो एक साइकी क्लिनिक की आड़ में चलाया जाता है। वहाँ पहुँचने पर जेरी को वहाँ का माहौल काफी अजीब लगता है। वहाँ एक एस्कॉर्ट जेरी को उसके नाम से बुलाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ सकती हूँ। तभी वहाँ मैडम जोरा आती, जो इस ब्रोथेल को चलाती है। वो जेरी को अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है। जेरी को लगता है कि मैडम जोरा ही स्पेशल होगी, पर वो डोर लॉक करके चली जाती है। जेरी काफी देर तक वेट करता है कि कोई आएगा, पर कोई नहीं आता। तभी उसकी नजर एक वुडन बॉक्स पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है स्टिक इट इन हियर। जेरी पजल रह जाता है और उसे लगता है कि उसके साथ कोई प्रैंक किया जा रहा है। फिर वो सोचता है कि एक बार ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। वो अपनी पैंट्स उतारकर बॉक्स के होल में अपना टॉय डाल देता है। यहाँ उससे गजब का एहसास होता है जो आज से पहले उसे कभी नहीं हुआ। डार्क, थ्रिलिंग, कम्प्लीटली ओवरवेलमिंग। माइक भी पास के एक रूम में एस्कॉर्ट्स के साथ मजे कर रहा होता है। तभी उसे जेरी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। माइक मैडम जोरा के साथ वहां पहुंचकर देखता है कि जेरी बेड पर बेहोश पड़ा है। वो समझ नहीं पाता कि जेरी को आखिर हुआ क्या है। वो जेरी को कपड़े पहनाता है। मैडम जोरा अपने एक वर्कर इवान को बुलाती है माइक की हेल्प करने के लिए। जाते वक्त मैडम जोरा माइक को वार्न करती कि इसे दोबारा यहाँ मत लाना। ही इज वांटेड बाय द स्पेशल। कार में जब जेरी को होश आता है तो आज के वाइल्ड एक्सपीरियंस को लेकर वो काफी एक्साइटेड होता है। वो माइक से पूछता है कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या था जो जन्नत का एहसास देता है। माइक कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, शायद बेबी योडा हो उसके अंदर। ये दोनों हंसते हैं, पर ये इस बात से अनजान है कि उस बॉक्स का एक डार्क ट्रूथ है जो कोई भी नहीं जानता। जेरी के दिमाग में अब भी वो बॉक्स घूम रहा होता है। जब वो घर पहुंचता है तो लीजा उसका वेट कर रही होती है। लीजा जेरी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जेरी फ्रीज हो जाता है, क्योंकि अब भी जेरी को लीजा की लॉयल्टी पे डाउट होता है। वो कहता है कि तुम श्योर हो ना कि ये बच्चा मेरा ही है? ये सुनकर लीजा का चेहरा उतर जाता है। रात को जब ये साथ में सो रहे होते तब लीजा नोटिस करती कि जेरी एक अलग ही सेंसेशन में है। लीजा को ये अजीब लगता है। सुबह जब जेरी काम पर पहुंचता है तो माइक को लीजा की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। बाद में वो माइक से उस ब्रोथेल का पता पूछता है, पर माइक किन्हीं कारणों से साफ मना कर देता है। शायद माइक को उस ब्रोथेल का सच पता होगा। जेरी खुद से इंटरनेट पर उस जगह को तलाशने लगता है। फिर जाकर वो एक दूसरी साइकिक से मिलता है, मैडम जोरा के बारे में पूछता है। पहले तो वो कहती कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर जब जेरी उसे पैसे देता है तो पता बता देती है। जेरी जब वहाँ पहुँचता है तो मैडम जोरा उससे कहती कि आज काम बंद है, पर जेरी काफी इंसिस्ट करता है कि चाहे डबल अमाउंट ले लो, पर मुझे अंदर आने दो। मैडम जोरा उसे अंदर आने देती है, जहाँ जेरी दोबारा बॉक्स के साथ इंटीमेट होता है। इस बार वो पूरे होशो हवास में अपनी डिजायर फुलफिल करता है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो इतना मजा देता है। वो बॉक्स को इंस्पेक्ट करने लगता है, पर लॉक्ड होने के कारण वो उसे खोल नहीं पाता है। तभी मैडम जोरा उसे बताने वहाँ आती कि उसका टाइम खत्म हो चुका है, पर वो देखती कि जेरी बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बॉक्स को लेकर जेरी की नीयत खराब हो जाती है और वो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है। मैडम जोरा के रोकने पर वो उन्हें धक्का देकर गिरा देता है और उनके गले पर लात रखकर दबाने लग जाता है, जिससे मैडम जोरा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जेरी इस बॉक्स को लेकर इतना ऑब्सेस्ड होता है कि आज उसने एक मर्डर तक कर दिया। वो बॉक्स लेकर वहां से निकल जाता है, पर इवान उसे जाते हुए देख लेता है। जेरी वहां से निकलकर एक खटारा होटल में चेक इन करता है और अपने कार्ड से पेमेंट करता है। रूम में पहुंचकर वो बॉक्स को बेड के नीचे छुपा देता है और हाउसकीपर्स को साफ कह देता है कि कोई भी किसी भी काम के लिए मेरे रूम में नहीं आएगा। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव बाग को क्राइम सीन पर देखते हैं, जो मैडम जोरा के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहाँ इवान उसे बताता है कि वो अकेला ही मैडम जोरा के लिए यहाँ काम करता है, पर यहाँ का माहौल देखकर डिटेक्टिव को लगता है कि इवान कुछ छुपा रहा है। पर इवान पूछे हुए हर सवाल का जवाब कामली देता है। यहाँ जेरी की सुई बॉक्स पर ही अटकी पड़ी है। रोज होटल जाकर वो बॉक्स के साथ इंटीमेट होता है। एक दिन बॉक्स में से उसे मिस्टीरियस स्टिकी फ्लूइड मिलता है, जिसे यूज करने पर उसे और ज्यादा मजा आता है। वो थोड़ा फ्लूइड अपने साथ लेकर घर आ जाता है।
यहाँ पर दोबारा उस फ्लूइड को लगाकर वो मास्टरबेट करने लगता है, पर तभी वहाँ लीजा आ जाती है। जेरी कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाला था बस। फिर वो लीजा के साथ रफली इंटीमेट होने लगता है, जो लीजा को काफी अनईजी लगता है। सुबह वो माइक को कॉल करके जेरी के अनयूजुअल बिहेवियर के बारे में पूछती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ पता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। लास्ट नाइट ड्यूरिंग सेक्स वो मुझे एक प्रोस्टिट्यूट की तरह ट्रीट कर रहा था। उससे बात करके देखो कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। बाद में माइक जब जेरी से इस पर बात करता है तो वो भड़क जाता है कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरी वाइफ से बात करते हो। दूसरी तरफ लीजा जब नहा रही होती है तो उसके पेट में तेज दर्द होता है और ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ उसका मिसकैरेज हो जाता है। डिटेक्टिव दोबारा क्राइम सीन पर इवान से पूछताछ करने जाता है और कहता है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। मर्डर का कुछ तो मोटिव होना चाहिए। यहाँ से कुछ चोरी हुआ था क्या? इस पर इवान साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटेक्टिव उस डार्क रूम में पहुंचने पर इवान से पूछता है कि यहाँ क्या रखा हुआ था। इवान कहते हैं कि वो बस एक ऑर्डिनरी वुडन बॉक्स था। डिटेक्टिव को यहाँ शेल्फ में कुछ काले जादू की किताबें रखी दिखाई देती है। वो अब भी इवान से सेटिस्फाइड नहीं था। दूसरी तरफ रोजो बॉक्स के साथ इंटीमेट होने के कारण जेरी के लोअर बॉडी में पेनफुल रैशेस होने लगते हैं। वो इसे एक डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उसे ऑइंटमेंट देके समझाता है कि जो भी तुम कर रहे हो उसे तुरंत रोकना होगा, वरना प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। घर जाने पर लीजा जेरी को मिसकैरेज के बारे में बताती है, जिस पर वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है कि हम दोबारा ट्राई करेंगे। लीजा को जेरी की फिक्र होती है क्योंकि वो काफी परेशान रहने लगा है। जेरी का इन्फेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था, पर जेरी से इग्नोर करता है। वो अगली सुबह दोबारा होटल पहुंच जाता है, पर इस बार ट्राई करने पर बॉक्स कुछ रिएक्ट नहीं करता, जैसे उसका मैजिक खत्म हो चुका हो। जेरी के चेक करने पर उस बॉक्स में से मिस्टीरियस स्टिकी फ्लूइड भी नदारत था। जेरी टेंशन में आ जाता है। बाहर जाकर वो बॉक्स खोलने के लिए बोल्ट कटर लाता है। बॉक्स खोलने पर उसे जेली लाइक मूविंग फ्लैश बॉल मिलती है, जो हार्ट की तरह धड़क रही होती है। इतना सब देखकर भी जेरी के ऑब्सेशन में कोई कमी नहीं आती। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से लीजा को जेरी के होटल के बारे में पता चल जाता है। तभी उसके बाद जेरी के ऑफिस से कॉल आता है कि जेरी काफी टाइम से ऑफिस नहीं आ रहा है। लीजा को लगता है कि शायद जेरी उस होटल में किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो सीधे होटल पहुंचकर जेरी को ढूंढने लगती है, जहाँ एक हाउसकीपर उसे जेरी का रूम बता देती है। गेट खुलते ही लीजा सीधे अंदर एंटर होती है और उस लड़की को ढूंढने लगती है जिसके लिए जेरी उसे चीट कर रहा है। वो कहती है कि कहाँ छुपा रखा है उस चुड़ैल को। जेरी उसे बाथरूम में जाने से रोकता है, पर वो जबरदस्ती वहां घुस जाती है। लीजा की आंखें फटी रह जाती है जब वो बाथटब में उस मूविंग फ्लैश बॉल को देखती है। वो कुछ पूछ पाती है उसके पहले ही जेरी पीछे से लीजा का गला दबा देता है और वो बेहोश हो जाती है। जेरी को लगता है कि लीजा मर चुकी है। यहाँ हम देखते कि जेरी के ऑब्सेशन ने उसे क्या से क्या बना दिया है। अगले पल लीजा को होश आता है और जेरी पैनिक होकर उसी बोल्ट कटर से मार मार कर लीजा की जान ले लेता है। उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं होता, जैसे उसमें इंसानियत खत्म हो चुकी हो। फिर वो पूरे रूम की सफाई करके सारे एविडेंस मिटा देता है। वो लीजा की बॉडी और उस फ्लैश बॉल को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। वो अपने बेडरूम को उसी ब्रोथल के डार्क रूम की तरह डेकोरेट करता है, जहाँ वो पहली बार इस बॉक्स के साथ इंटीमेट हुआ था। दूसरी तरफ माइक को टीवी न्यूज से पता चलता है मैडम जोरा के मर्डर के बारे में, जिसमें इवान बोल रहा होता है कि जिसने भी मैडम जोरा को मारकर वो बॉक्स चुराया है वो बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो उसकी हेल्प कर सकता हूँ। माइक को समझते देर नहीं लगती कि ये काम जेरी के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो सीधा जेरी के घर पहुंचता है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। तो वो जेरी के बेडरूम में पहुंचता है, जहाँ उसे वो मूविंग फ्लैश बॉल दिखती है। जब जेरी उस बॉक्स और बोल्ट कटर को ठिकाने लगाकर घर लौटता है तो माइक देखता है कि इन्फेक्शन रैशेस उसके गले तक पहुंच चुके हैं। वो जेरी को इवान की बात बताकर कहता है कि तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। यहाँ जेरी माइक पर भड़कता है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, तो यहाँ से चला जा। माइक कहता है कि तूने जो भी किया होगा हम साथ मिलकर संभाल लेंगे, पर बता तो सही कि आखिर क्या बात है। यहाँ जेरी कहता है कि हाँ, मैंने मैडम जोरा को मारा है और लीजा मेरे रास्ते में आई तो मैंने उसे भी मार दिया। इस बात पर दोनों में हीटेड आर्ग्यूमेंट होने लगता है। माइक पुलिस को कॉल करने लगता है, पर जेरी उसे भी सफोकेट करके मार देता है। इसके बाद वो दोबारा उस फ्लैश बॉल के पास पहुंच जाता है। सुबह जब वो जागता है तो इन्फेक्शन उसके चेहरे तक आ गया होता है। जब वो फ्लैश बॉल को देखता है तो उसपे कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। गेट खोलने पर उसके नेबर्स उसे बर्थडे विश करने आए होते हैं। जेरी रूडली उन्हें वहाँ से चले जाने को कहता है। वापस आने पर वो देखता है कि फ्लैश बॉल श्रिंक होकर स्मॉल जेली लाइक ब्लैक सब्सटेंस में बदल चुकी है। जेरी उसे लेकर सीधे इवान के पास पहुंचता है। इवान उससे बॉल के रिमेन्स लेकर कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। यहाँ इवान उससे पूछता है कि इस सब में तुम्हें मजा तो काफी आया होगा। इस पर जेरी कहता है बहुत ज्यादा।
इवान उसे डार्क रूम में छोड़कर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इवान दोबारा उसी तरह का एक नया बॉक्स बनाने में लग जाता है। दूसरी तरफ जेरी की हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, पूरा शरीर जलने लगता है और उसकी बॉडी वैक्स की तरह मेल्ट होने लगती है और आखिर में उसकी बॉडी फ्लैश एंड ब्लड में बदल जाती है। आगे हम देखते हैं कि इवान जेरी की डिफॉर्म बॉडी से उसका सर अलग करके नए बॉक्स में रख देता है। तभी वहाँ दोबारा डिटेक्टिव बाक आता है पूछताछ के लिए। वो कहता है कि हमें जेरी नाम के एक सस्पेक्ट का पता चला है, क्या तुम उसे जानते हो? इवान कहता है कि मैं किसी जेरी को नहीं जानता। यहाँ इवान उस डिटेक्टिव को कुछ स्पेशल ऑफर करता है, मतलब इस कर्ज का अगला शिकार मिल चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। आगे भी इस तरह की बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। थैंक यू गाइस, सी यू सून, लव यू ऑल।